वह एक कोने में कुर्सी पर बैठे कोई किताब पढ़ रहे थे। अचानक उन्होंने ऊबकर किताब एक ओर रख दी, आँखों से चश्मा उतारकर मेज पर रख दिया, रुमाल से आंखें साफ की और निरुच्छे खिड़की से बाहर की चहल पहल देखने लगे। दादाजी, ये कॉमिक्स पढ़ कर सुनाइए जरा। उनकी 10 वर्ष की नातिन अंजू रंग बिरंगी पुस्तकें लिए कमरे में पहुंच गई। लाओ देखें। उन्होंने बड़े चाव से पुस्तकें ले ली। वह पुस्तकों के चित्र को देख पा रहे थे, किंतु चश्मा लगाने के बाद भी उन पुस्तकों को पढ़ पाना उन्हें बड़ा कठिन लग रहा था। फिर नाम भी क्या थे पुस्तकों के? आग का दरिया, अंतरिक्ष का शैतान। छी छी, ये क्या है? अच्छी पुस्तकें पढ़ा करो बेटे। अच्छी कौन सी दादाजी? जिस पुस्तक से कोई अच्छी बात सीखने को मिले। बच्चों के लिए तो आजकल बहुत सी पत्र पत्रिकाएं निकलती है, आप नहीं जानते दादाजी। ये 3 डायमेंशनल कॉमिक्स है। इनको पढ़ने के लिए अलग से चश्मा मिलता है। ये देखिए। अरे ये कोई चश्मा है, लाल पन्नी लगी है इसमें, तो इससे आंखें खराब हो जाएगी, फेंको इसे। आपको कुछ नहीं मालूम दादाजी, अंजू ने उपेक्षा से कहा और पुस्तकें लेकर तेजी से बाहर चली गई। वह अकुलाए से अपनी जगह पर बैठे रह गए और सोचते रहे, शायद वह वर्तमान से कट चुके हैं। उनका ज़माना लद चुका था। उनके सिद्धांत, आदर्श और विचार अब प्रास्तिक हो चुके थे। अभी कुछ ही दिनों पहले की तो बात थी, उनके बेटे मुन्ना ने भी यही कहा था। हुआ यूँ था कि उस दिन वह कारखाने में मौजूद थे। नौकर ने एक ग्राहक को बिल दिया तो उन्हें वह बहुत ज़्यादा लगा। वह एक प्रकार से ग्राहक को लूटने जैसा ही था। उन्होंने नौकर को डांट दिया और जोर देकर उससे बिल में परिवर्तन करने को कहा। उसी दिन मुन्ना रात को घर आने के बाद उन पर बहुत बिगड़ा था। बाबूजी, आप तो बैठे बिठाए नुकसान करवा देते हैं। क्या ज़रूरत थी आपको कारखाने में जाकर कीमत कम करवाने की? मैंने तो उचित दाम ही लगाए थे। बेटा, वह नौकर बहुत ज़्यादा बिल बना रहा था। आप बिल्कुल नहीं समझते बाबूजी, इतना बड़ा कारखाना चलाना आज के ज़माने में कितना मुश्किल काम है। अब कामगारों को वेतन कितना बढ़ा कर देना पड़ता है जानते हैं आप? नई मशीन की किस्त हर माह देनी पड़ती है, 100 अलग, फिर आयकर भी इसी महीने में भरता है। उनकी दृष्टि में ग्राहकों से मनमाना पैसा वसूल करने का यह कोई उचित तर्क नहीं था, लेकिन वह चुप ही रह गए। एक बार वह बीमार पड़ गए थे। 2-3 महीने तक कारखाने नहीं जा सके। बस तभी अचानक मुन्ना ने उनकी गद्दी हथिया ली। फिर मुन्ना यह सिद्ध करने की कोशिश करने लगा कि वह व्यापार में उनसे अधिक कुशल है। जहां उन्हें ग्राहक से 4 पैसे वसूल करने में कठिनाई होती थी, वहां मुन्ना बड़ी आसानी से 6 पैसे वसूल कर लेता था। उसने बैंकों से ऋण लेकर अल्प समय में ही नई मशीनें मंगवा ली थी। किस आदमी से कैसे काम लिया जा सकता है, इस काम में मुन्ना खुद को उनसे कहीं अधिक दक्ष होने का दावा करता था। जब वह स्वस्थ होकर कारखाने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कारखाने का शासन सूत्र मुन्ना अपने हाथों में
धृष्टता से थामे हुए है। एक बार हाथों में शासन सूत्र आने के बाद कोई भी उसे सरलता से वापस नहीं करना चाहता। अब मुन्ना कारखाने के तमाम कार्य अपनी मर्जी से करता था। उनकी ठीक सलाह भी उसे अपने मामलों में दखल अंदाजी लगती थी। मुन्ना अक्सर उन्हें एहसास दिलाता था, बाबूजी, डॉक्टर ने आपको पूरी तरह आराम करने के लिए कहा है। आप घर पर रहकर ही आराम किया करें। कारखाने का सारा कारोबार मैं संभाल लूँगा। आप बेकार उधर की चिंता किया करते हैं। जब उनकी पत्नी इंदु जिंदा थी तो उसका भी यही विचार था। वह प्रयद कहा करती थी, आज नहीं तो कल मुन्ना को ही तो संभालना है कारखाना। वह व्यापार को बढ़ा ही रहा है, घटा तो नहीं रहा। वैसे भी अब लड़का बड़ा हो गया है, बाप का जूता उसके पैर में आने लगा है। उन्हें खुद आगे होकर मुन्ना को कारोबार सौंप देना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार आदमी को चौथेपन में सांसारिक झंझटों से संन्यास ले लेना चाहिए और इस तरह बीमारी के दौरान अकस्मात ही उनकी इच्छा के विरुद्ध कारखाने से उनका निष्कासन हो गया था। उन्होंने एक नज़र नाश्ते की प्लेट पर डाली। आज फिर घर का नौकर बड़ी उपेक्षा से उनके सामने सिर्फ मक्खन लगे स्लाइस रख गया था। उनके अंदर ही अंदर कुछ घुटने सा लगा था। यह भी कोई नाश्ता है? बाजार से डबल रोटी मंगवाई और चुपड़ दिया उस पर ज़रा सा मक्खन। जब इंदु भी तब उनके लिए 20 तरह के तो लड्डू ही बनते थे। घर में मूंग के, मगज के, रवे के वगैरह वगैरह, मठरी से और कई तरह के नमकीन भी परोसे जाते थे। उनके आगे पकवानों का तो कोई हिसाब ही नहीं था और अब मात्र मक्खन लगे डबल रोटी के टुकड़े। वह बीज उठे और उठकर सीधे अंदर गए। बरसातों में डबल रोटी क्यों मंगवाई हो बहू? घर में ही कुछ मीठा या नमकीन बना लिया करो। कल जो बटर रोटी आई थी उसमें फफूंद लगी हुई थी। डॉक्टर ने उन्हें अधिक घी तेल खाने की मनाही कर दी है। अगर आपको डबल रोटी पसंद नहीं है तो आपके लिए दूसरा इंतज़ाम हो जाएगा, बहू ने रूखेपन से जवाब दिया। दूसरे दिन उनके लिए जो नाश्ता लगाया गया वह होटल से मंगवाया गया था। एक प्लेट में बेसन का लड्डू तथा थोड़ा सा चिड़वा था। बरसात के कारण चिड़वा बिल्कुल हलवा बन गया था। लड्डू बेशक स्वादिष्ट था पर उसमें वनस्पति घी इतनी अधिक मात्रा में था कि खाने के बाद उन्हें बहुत देर तक खट्टी ढकारें आती रही थी। वह अपने हालात से परेशान होकर कई बार सोचते थे कि त्रिवेणी उनके पास रहती तो बड़ा सुविधाजनक होता। वह उनके खाने पीने का कितना ख्याल करती थी। भैया भैया कहते उनकी ज़बान नहीं थकती थी। सच पूछो तो अपनी पत्नी इंदु की मौत का आघात वह उसी के सहारे सहन कर गए थे। त्रिवेणी में रहते उन्हें कभी एकाकीपन का एहसास नहीं सालता था। सबसे बड़ी बात यह थी कि तब मुन्ना के उपेक्षित रूखेपन, बहू के अपमानजनक तेज मिजाजी और नातिनों की बदतमीजियों की ओर उनका ध्यान ही नहीं जाता था। वह तो त्रिवेणी को भेजना ही नहीं चाहते थे, लेकिन बहू के मुन्ना के ऐसे कान भरे कि उसका घर में रहना
असंभव कर दिया। एक दिन वह शाम की सैर को पार्क की दिशा में जा रहे थे कि मुन्ना ने कार उनके सामने रोक दी। आइए बाबूजी, मैं छोड़ दूं आपको पार्क तक, वह कहना चाहते थे। भाई पार्क है ही कितनी दूर, मैं घूमने ही तो निकला हूँ, खुद चला जाऊंगा। पर चाहकर भी कुछ न बोल सके और चुपचाप कार में बैठ गए। मुन्ना ने जोर से कार का दरवाज़ा बंद किया, फिर कार चल दी। मुन्ना ने अचानक पूछ लिया, बाबूजी, बुआ यहाँ कब तक रहेंगी? वह चौंके। क्यों बेटा, उससे तुम्हें क्या तकलीफ़ है? तकलीफ़ की बात नहीं है बापूजी, माँ के मरने पर बुआ जी आई तो फिर वापस गई ही नहीं। वह तो मैं ही उसे रोके हुए हूँ बेटा। फिर उस पर ऐसी कोई बड़ी जिम्मेदारी अभी नहीं है, सो वह हमारे यहाँ ही रह लेगी। लेकिन हम उनकी जिम्मेदारी कब तक उठाएंगे? उनके अपने बेटा बहू है, उन्हें उनके पास ही रहना चाहिए। फिर वह यहाँ तरीके से रहती हैं, कोई बात नहीं थी, पर वह तो हमेशा आपकी बहू ममता पर रोब ठाकती रहती हैं। मुन्ना के शब्दों ने ही नहीं, उसके स्वर ने भी उन्हें आहत कर दिया था। वह जानते थे कि त्रिवेणी पर लगाया गया आरोप झूठा है। आखिर त्रिवेणी उनकी एकमात्र बहन है, वह उसे बचपन से जानते हैं। ममता उसके विषय में ऐसी बात कह ही नहीं सकती थी, लेकिन वह चाहकर भी मुन्ना से अपना विरोध प्रकट नहीं कर सकते थे। वह जानते थे कि मुन्ना और बहू अब त्रिवेणी को घर में शांति से नहीं रहने देंगे। उसी को लेकर हर समय कलह मची रहेगी। बात बात पर त्रिवेणी को अपमानित किया जाता रहेगा। वह यह ज्यादती सहन नहीं कर सकेंगे, इसीलिए उन्होंने त्रिवेणी को भेज दिया था। त्रिवेणी चली गई थी। जिस दिन वह गई उस दिन उन्हें ऐसा लगा मानो इंदु की मौत अभी अभी हुई। कितने ही दिनों तक वह अनमने से रहे थे, अब उन्हें पूछने वाला कोई न था। सुबह की चाय के लिए भी तरस जाते थे। वह बार बार बच्चों द्वारा बहू के साथ संदेश भेजते रहते, पर वह संदेश अक्सर बीच में ही गुम हो जाता था। थक कर वह खुद रसोई घर के द्वार पर जाकर दस्तक देते। जवाब में बहू का तीखा स्वर सुनाई देता, आपको चाय नहीं मिली? अंजू से कहा तो था मैंने, ये बच्चे ऐसे बेहुदे हो गए हैं कि बस अकेला आदमी आखिर क्या क्या करे। मैं तो काम कर कर के मर जाऊंगी, तब ही शांति मिलेगी सबको। वह अपराधी की तरह मुंह लटकाए अपने कमरे में लौट आते थे। भोजन के समय भी अक्सर ऐसा ही तमाशा होता था। कई बार उनके मुंह का कौर विष बन जाता था, पर उस जहर को निगल लेते कि मजबूरी उनकी जिंदगी की विधन बन गई है। सुबह के समय वह कितनी ही देर तक गर्म पानी के अभाव में बिना नहाए बैठे रहते थे। जब त्रिवेणी तो घर में थी नहीं कि सुबह जल्दी उठकर गीजर चला देती। बहू उठती थी पूरे 7 बजे के बाद और नौकर 8 बजे तक आता था। जब तक पानी गर्म होता था, स्नान घर में पहले ही कोई दूसरा व्यक्ति स्नान के लिए घुस जाता था। भला उन्हें कौन सा काम था? उनके ज़रा देर से नहाने से कौन सा अंतर पड़ जाता? बहू, बच्चे, मुन्ना, सबको जल्दी थी। सब कामकाजी आदमी थे, बस वही बेकार थे। वह इंतज़ार में इधर उधर टहलते हुए
बार बार नौकर से पूछते रहते थे, गोपाल क्या स्नान घर खाली हो गया? स्नान घर खाली हो गया तो मैं खुद बता दूंगा आपको। दादाजी नौकर भी मानो बार बार एक ही प्रश्न पूछे जाने पर उकता कर कह देता था, और केवल नहाने खाने की ही तो बात नहीं थी, घर की हर गतिविधि में उन्हें पंक्ति के सबसे आखिर में खड़ा कर दिया जाता था। घर में उनके सुख दुख का साथी कोई नहीं था। एक दिन अचानक उनके सिर में भयंकर पीड़ा होने लगी। बड़ा नाती मुकेश कमरे में अपना बल्ला रखने आया। उन्होंने उसे पकड़कर चापलूसी की, बेटे जरा मेरा सिर तो दबाना, बड़ा दर्द हो रहा है। मुकेश ने अनिच्छा से 2-4 हाथ सिर पर मारे और तत्काल उठ खड़ा हुआ। वह घबरा कर कहा, अरे बस जरा और दबा दे, मेरे हाथ दुखते हैं दादाजी। वह दंग रह गए। फिर दूसरे ही क्षण तमक कर बोले, बूढ़े दादाजी सेवा करने में तुम्हारे हाथ आने हैं मुन्ना को। मुकेश ढिठाई से मुस्कुराता हुआ चला गया। वह बड़े बड़े मन ही मन कुड़ते रहे थे। उन्हें अपना बचपन याद आने लगा था। वह कितनी सेवा करते थे अपने बाबा की। रोजाना रात को नियम से उनके हाथ पैर दबाया करते थे। बाबा उन्हें अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाया करते थे। बाबा की याद आई तो उन्हें एहसास हुआ कि आज ज़माना कितना बदल गया है। मजाल थी तब परिवार के किसी सदस्य की बाबा की बात को यूँ टाल देता। भोजन के बाद मुन्ना उनके कमरे में आया। पूछा, बाबूजी सुना है आपने खाना नहीं खाया है आज? इच्छा नहीं थी बेटा, सिर अभी तक बहुत पीड़ा कर रहा है, शायद बुखार आकर ही रहेगा। वह मुकेश की गुस्ताखी की चर्चा करना चाहते थे, लेकिन कुछ सोचकर चुप रह गए थे। वह जानते थे कि मुन्ना सब कुछ सुनकर तनाक से कहेगा, अरे बाबूजी क्यों बच्चे के मुंह लगते हैं, नौकर से कह दिया होता, वह दबा देता आपका सिर। लेकिन प्रश्न ये था कि क्या नौकर खाली बैठा रहता था? उनके लिए दूध लाओ, सब्जी लाओ, बच्चों को ट्यूशन पढ़ने के लिए छोड़कर आओ, बहू और बच्चों के कमरे साफ करो, रसोई धो, 1000 काम थे उसके लिए। वह भला उनका काम कैसे करता? दर्द निवारक टिकिया मंगवाई थी न, आपने 2 गोलियां एक साथ खा लीजिए, तुरंत आराम आ जाएगा। मैं सुबह डॉक्टर को बुलवा कर दिखवा दूंगा। अच्छा मैं चलता हूँ, अगर रात में ज़्यादा तकलीफ हो तो हमें आवाज़ दे दीजिएगा, कहकर मुन्ना चल दिया था। मुन्ना के पहले उनकी 2 बेटियां और थी। वह सोचते थे कि बेटियां तो पराया धन होती हैं, दूसरे घर चली जाएंगी। उनका बेटा मुन्ना ही बुढ़ापे में उनकी सेवा करेगा। उनकी बहू आ जाएगी तो वह उनकी सेवा करेगी। फिर नाती नातिन हो जाएंगे तो वे बाबा बाबा कहते हुए उनके आगे पीछे घूमेंगे। मुन्ना बचपन में आए दिन बीमार पड़ जाता था। उन्होंने उसकी बड़ी सेवा की थी और धन भी खूब लुटाया था। न जाने कितने दवाखानों की धूल छानी थी, न जाने कितनी मनौतियाँ मानी थी, न जाने कितनी रातें जागते हुए गुजार दी थी। अब उसका रवैया देखकर लगता था कि उन्होंने कितना बड़ा भ्रम में पाल लिया था। वह भी कैसे पागल थे। उनका शरीर बुखार से
तप रहा था। कुछ देर कर वह किस तरह काम में लगे रहते थे। किसके लिए? मुन्ना के लिए ही तो, अपने परिवार के सुख के लिए ही तो, जिसमें वह खुद भी शामिल थे। अब कहाँ गया वह सुख? उनके परिवार ने क्या कीमत रखी है उनकी या उनके सुख की? वह सबके सामने इतने दीनहीन क्यों बन जाते हैं? क्या वह मुन्ना की कमाई पर पल रहे हैं? क्यों खो दी उन्होंने अपनी शक्ति? नहीं, बहुत हो चुका, वह अब और नहीं सहेंगे। वह आवेश में उठकर बैठ गए। क्षण भर में ही उनका शरीर पसीने से लथपथ हो गया। दूसरे दिन सुबह मुन्ना सपरिवार नाश्ता कर रहा था। तभी गोपाल ने आकर सूचना दी, भैया जी, नाश्ते के बाद आपको दादाजी ने अपने कमरे में बुलाया है। मुन्ना ने नाश्ते के बाद उनके कमरे में जाकर देखा कि वह पलंग पर बैठे कोई किताब पढ़ रहे थे। आओ मुन्ना, बैठो। उन्होंने सामने पड़ी कुर्सी की ओर संकेत किया। जाने कितने वर्षों के बाद उन्होंने उसे मुन्ना कहकर एकदम सीधे संबोधित किया था। कैसी तबीयत है आपकी? तबीयत तो ठीक है, मैंने एक दूसरी ही चर्चा के लिए तुम्हें बुलाया है। कहिए, यहाँ इस घर में पड़े पड़े अब मेरा मन नहीं लगता। स्वास्थ्य भी बिगड़ता रहता है। बेकार पड़े पड़े तो लोहा भी जंग खा जाता है। फिर मैं तो हाड़ मास का आदमी हूँ। मैं चाहता हूँ कि घर से निकलूं, और इन दिनों मैं भी यही सोच रहा था। बाबूजी, मुन्ना ने उनकी बात पूरी होने से पहले ही उचक ली और बड़े निर्विकार भाव से बोला, आपका चौथापन है। इस उम्र में लोग वानप्रस्थी हो जाते हैं, घर संसार को तिलंजती दे देते हैं। आप भी हरिद्वार चले जाइए और वहाँ किसी आश्रम में रहकर भगवान की याद में बाकी जीवन बिता दीजिए। सुनते ही उन्हें जोरों का गुस्सा आ गया। वह क्रुद्ध शेर की तरह गरज उठे, मुन्ना, क्या तूने मुझे उन नाकारा और निकम्मे लोगों में से समझ लिया है जिसके आगे अपने जीवन का कोई महत्व ही नहीं है? अभी मेरे हाथ पांव चलते हैं। दुनिया में बहुत से अच्छे काम हैं करने के लिए। मैं घर में निठल्ला नहीं पड़ा रहना चाहता। घर से बाहर निकलकर समाज सेवा करना चाहता हूँ। तो फिर कीजिए समाज सेवा, किसने रोका है? हाथ पैरों से तो करूँगा ही समाज सेवा, मगर उसके लिए कुछ धन भी चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम कम से कम 1000 रुपये महीना मुझे जेब खर्च के तौर पर देते रहो। मुन्ना के कान खड़े हो गए। 1000 रुपये किसे लुटाएंगे? इतने पैसे आप? हमेशा की तरह वह कमज़ोर नहीं पड़े, झुके भी नहीं, बल्कि वह मुन्ना से आंखें मिलाकर बोले, इससे तुम्हें क्या? त्रिवेणी को भी मैं अपने साथ रखना चाहता हूँ। दे सकोगे ना तुम मुझे मेरा खर्च? कैसे दे पाऊँगा बापूजी इतना पैसा? अभी जो मुंबई से नई मशीन मंगवाई है उसका पैसा भी भेजना बाकी है। तुम खुद मुझे इन झगड़ों से दूर कर चुके हो। ये देखना तुम्हारा काम है। मैं भी कोई मतलब नहीं रखना चाहता कारोबारी बखेड़ों से। मैं इतना जानता हूँ कि यह कारखाना मेरा है और मैं चाहूँ तो इसे बेच भी सकता हूँ या किसी के भी सुदूर कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता। मेरा तो इतना ही कहना है कि जब तुम लोगों के खर्च के लिए हज़ारों रुपये महीना
निकल सकते हैं तो क्या मेरे लिए 1000 रुपये महीना भी आसानी से नहीं निकल सकते? आखिर मैंने भी बरसों कारखाना चलाया है और अभी भी चलाने की हिम्मत रखता हूँ। तुमसे नहीं संभलता तो मुझे सौंप दो। फिर से मुन्ना कोई उत्तर नहीं दे सका। वह सिर झुकाए बैठा रहा। कमरे का वातावरण बोझिल हो चला था। फिर मुन्ना ने ही धीरे से कहा, अच्छा होता बापूजी आप हरिद्वार नहीं बेटा, मैं जिंदा इंसान हूँ, कोई मुर्दा नहीं कि हरिद्वार जाकर किसी आश्रम की कब्र से दफन हो जाऊं या घर में समाधि लेकर बैठा रहूं। तुम अपने ढंग से जीना चाहते हो तो मैं अपने ढंग से। अच्छा मुन्ना उठकर बाहर जाने लगा। उन्होंने उन्नत मस्तक को उठाकर देखा कि वह अब भी सिर नीचा किए कमरे से बाहर जा रहा था।